हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 19 मार्च से 19 मार्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला न्यूज है वो है, विद द हेल्प फ्रॉम चाइना पाकिस्तान नेवी गेट्स इट्स फर्स्ट स्पाई शिप, जिसका नाम है पीएनएस रिजवान। चाइना के मदद से अभी पाकिस्तान जो है से अपना सबसे पहला स्पाई शिप पाकिस्तान ने भी इंडक्ट किया है, पीएनएस रिजवान। ये स्पाई शिप जो है मिसाइल को ट्रैक करने में कैपेबल है। इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम या इंडिया की तरफ से कोई भी मिसाइल पाकिस्तान की तरफ जाएगी तो उसको ये ट्रैक कर सकता है। तो अगर हम यही भारत की बात करें तो भारत स्पाई शिप, भारत के पास टोटल दो हैं। पहला है आईएनएस ध्रुव, इसको इंडियन नेवी में 2021 में लॉन्च किया गया था। और दूसरा है आईएनएस अन्वेष। तो ये 2022 में लॉन्च किया गया था। तो ये दो स्पाई शिप है, ये हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो है से बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में हमेशा डिप्लॉय रहते हैं। ये कोई भी मिसाइल से अटैक होगा तो इंडिया की तरफ कोई भी मिसाइल आएगी तो उसको ये ट्रैक करेंगे और इंडियन नेवी और इंडियन जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे, और उसके बाद जो हमारा मिसाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो उस मिसाइल को न्यूट्रलाइज करेगी। तो ये हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार का इसका मिनी वर्जन एक तरह से है, क्योंकि जो पाकिस्तान नेवी का जो पीएनएस रिजवान है वो आईएनएस ध्रुव से कम डिस्प्लेसमेंट वेट का है और कम कैपेबिलिटी का है, लेकिन ये इंडिया के लिए एक छोटा थ्रेट की तरह हम देख सकते हैं। तो ये पीएनएस रिजवान अभी चाइना की मदद से पाकिस्तान को पहला स्पाई शिप मिला है। तो ये अभी न्यूज में था, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और आईएनएस अन्वेष और आईएनएस ध्रुव ये इंडिया का स्पाई शिप है। चलते हैं क्वेश्चन पे। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो अभी आचार संहिता लागू हो चुका है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दिया है। तो यही उसी से रिलेटेड है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। विथ रेफरेंस टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइन issued टू रेगुलेट पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट प्रायर टू इलेक्शन। दूसरा है, इट डज नॉट गवर्न स्पीचेज एंड कैंपेनिंग। थर्ड स्टेटमेंट है, इट इंश्योर टू कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। तो बताना है इन तीनों स्टेटमेंट से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, एनी टू, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। इट डज नॉट नहीं होगा, ये स्पीचेज एंड कैंपेन इनको भी रेगुलेट करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत। तो अभी आपको पता होगा कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और उसका डेट अनाउंस हो चुका है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो डेट जैसे ही अनाउंस होता है उसी के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो जाती है। तो उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट हो या केंद्र सरकार हो, उनका पावर नया कुछ नहीं वो कर सकते, नया स्कीम नहीं लॉन्च कर सकते हैं, चाहे स्टेट मशीनरीज को यूज नहीं कर सकते हैं ताकि उनको पॉलिटिक चुनाव में मदद मिल सके। कोई भी स्टेट व्हीकल को नहीं यूज कर सकते हैं कैंपेनिंग के लिए। तो ये सारा कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत रेगुलेट किया जाता है। अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के सिंपल भाषा में देखें तो ये एक सेट ऑफ गाइडलाइन है जो कि रेगुलेट करती है पॉलिटिकल पार्टीज को और कैंडिडेट को इलेक्शन से पहले। तो जब चुनाव का डेट अनाउंस हुआ वहां से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट होती है, और जब तक रिजल्ट ना आए तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चलती है। तो ये इशू रिलेटेड टू स्पीचेस, जो भी भाषण होता है उसको, पोलिंग डेज, पोलिंग बूथ, पोर्टफोलियोज, द कंटेंट ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टो, जो पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टो अपना निकालती है उस पर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन नजर रखती है। पोसेशन, जनरल कंडक्ट, ये सारा कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो ये अभी ध्यान रखिएगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी स्टार्ट हो गया है, और जब 4/6/2024 को जब रिजल्ट आएगी तो उसके बाद ये खत्म होगा। अभी स्टेट गवर्नमेंट इवन सिविल सर्विसेज और पुलिस ऑफिशियल को, कोई भी ऑफिशियल को ट्रांसफर भी नहीं कर सकती है। ये सारा पावर जो है इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है। और कोई भी काम अगर पॉलिटिकल
गवर्नमेंट करती है तो वो इलेक्शन कमीशन के से परमिशन लेकर के करेगी। यही होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा जो है से अभी एक हाई लेवल कमिटी का गठन किया गया था वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द हाई लेवल कमिटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, इन द इवेंट ऑफ हंग हाउस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन और एनी सच इवेंट अ फ्रेश इलेक्शन शुड बी हेल्ड टू कंस्टिट्यूट द न्यू लोकसभा और स्टेट असेंबलीज। सेकेंड स्टेटमेंट है, द कमिटी रिकमेंड द प्रिपरेशन ऑफ सिंगल इलेक्टोरल रोल एंड इलेक्टोरल फोटोज आइडेंटिटी कार्ड। तो ये बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे बोथ, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जब भी अभी वन नेशन वन इलेक्शन का जो हाई लेवल कमेटी था हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के चेयरमैनशिप में, तो इन्होंने अभी अपना रिपोर्ट सबमिट किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। तो उसी से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशन इन्होंने दिया है कि हमारे देश में साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ चुनाव कंडक्ट करवाया जाए, लोकसभा प्लस राज्यसभा के, और इन लोकसभा प्लस विधानसभा मतलब स्टेट असेंबलीज के। लोकसभा प्लस स्टेट असेंबली के एक साथ चुनाव कराया जाए, और इस चुनाव खत्म होने के बाद 100 डेज के अंदर जो हमारे पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज हैं इनका भी इलेक्शन करवा लिया जाए। तो ये इस कमेटी का भी रिकमेंडेशन है। तो इनके मेंबर देख सकते हैं, ये चेयरमैन थे रामनाथ कोविंद जी। अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर है वो भी इस कमेटी के मेंबर थे। और जब इस कमेटी का गठन हुआ था तो उस वक्त राज्यसभा के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे गुलाम नबी आजाद, तो वो भी इसके मेंबर थे। वहीं फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी जनरल सुभाष सिंह कश्यप, ये भी एक मेंबर थे इसके। 15 फाइनेंस कमीशन के इनके सिंह, फॉर्मर चेयरमैन 15 फाइनेंस कमीशन, वो भी मेंबर थे। एडवोकेट हरीश साल्वे और सीबीसी फॉर्मर सीबीसी संजय कोठारी, तो ये कुछ मेंबर थे इस कमेटी के। वहीं अर्जुन राम मेघवाल जो हमारे लॉ मिनिस्टर है ये स्पेशल इनवाइटी थे। तो इनका रिकमेंडेशन क्या है, सबसे पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन है ताकि लोकसभा और स्टेट असेंबली का एक साथ चुनाव करवाया जाए। तो इसके लिए हमारे संविधान में कुछ अमेंडमेंट करने होंगे। सबसे पहला तो एक साथ चुनाव करवाने के लिए लोकसभा और स्टेट असेंबली का हमारे इलेक्शन कमीशन को और पावर देना होगा, लेकिन इस अमेंडमेंट में स्टेट के लिए स्टेट से रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। लोकसभा और स्टेट असेंबली के चुनाव करवाने के लिए। वहीं दूसरा, म्यूनसिपैलिटी और पंचायत का चुनाव जो कंडक्ट करवाना है विद इन 100 डेज, तो ये लागू करने के लिए पार्लियामेंट में तो बिल पारित करना ही होगा। उसके बाद नॉट लेस देन 50% स्टेट असेंबली में भी बिल को पारित करना होगा, वहां से भी रेटिफाई करवाना होगा। तो उसके बाद हम म्यूनसिपैलिटी का चुनाव पूरे देश में एक साथ कंडक्ट करवा सकते हैं, और पंचायत का। तो ये अमेंडमेंट। वहीं सिंगल इलेक्टोरल रोल और इलेक्शन आईडी, मतलब पूरे देश में चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, स्टेट असेंबली का चुनाव हो, चाहे पंचायत का हो, उसके लिए एक ही वोटर आईडी रहे, वो सारे में एप्लीकेबल हो। उसके लिए हमें अमेंडमेंट करना होगा। उसको भी हमें स्टेट से नॉट लेस देन 50% स्टेट असेंबली से पारित करवाना होगा, वहां से रेटिफाई करवाना होगा। क्योंकि अभी जो म्यूनसिपैलिटी और पंचायत का चुनाव है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाती है, तो उनका इलेक्टोरल रोल जो है सो स्टेट इलेक्शन कमीशन मेंटेन करती है। तो उनका पावर को हमें जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना होगा, तो इसके लिए फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर को हम डिस्टर्ब करेंगे, तो इसलिए हमें 50% कम से कम 50% स्टेट से रेटिफाई करवाना होगा उनका विधानसभा से। तो ये दूसरा। और इन केस ऑफ हंग हाउस, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन के कारण या किसी भी कारण से लोकसभा या कोई भी विधानसभा अगर डिजॉल्व हो जाती है, तो उस केस में चुनाव कंडक्ट करवाए जाएंगे, लेकिन उसका टर्म 5 साल नहीं होगा। वो जो बचा हुआ टर्म है उतना ही दिन के लिए वो सरकार रहेगी, नया जो चुन करके आएगी। ये काम अभी हमारे पंचायत में होते हैं।
पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में किसी भी कारण से अगर वैकेंसी क्रिएट होती है तो वहाँ पे जब चुनाव होते हैं तो उसका टर्म बचा हुआ जो टर्म रहता है पंचायत में उतना दिन के लिए ही सिलेक्शन होता है। तो यही जो रिकमेंडेशन है ये लोकसभा और विधानसभा के लिए भी दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, टोटल 3 रिकमेंडेशन दिया गया है इस कमेटी के द्वारा, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली थिनमला कुलान, ये अभी न्यूज में था, तो ये बताना है किस चीज से रिलेटेड है। पहला इंडिजिनस काउ ब्रीड, बी है नेटिव कॉफी ड्रिंक, सी एक प्लेस है, या डी ऑप्शन एक फेस्टिवल है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। अभी केरला एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने इस थिनमला कुलान, ये जो काऊ है, इसको इंडिजिनस मतलब नेटिव घोषित करने का और इसको संरक्षण देने का फैसला लिया है। तो ये थिनमला कुलान एक काऊ ब्रीड है जिसको अभी केरला गवर्नमेंट इंडिजिनस नेटिव उसको घोषित करेगी। अगर वहीं हम केरला गवर्नमेंट में पहले भी 2 जो काऊ ब्रीड्स हैं वो नेटिव वहाँ के हैं, उनका नाम है वेंचूर और कासरगोड। तो ये 2 नाम भी हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये काऊ के ब्रीड हैं नेटिव टू केरला। तो अभी ये जो थिनमला कुलान है ये भी इंडिजिनस काऊ ब्रीड है, तो ये अभी न्यूज में था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर द फ्लोइंग कंट्रीज, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड यूके। बताना है कि इन 5 देश में किनके किनके साथ भारत 2+2 डायलॉग कंडक्ट करती है, एनी 2, एनी 3, एनी 4 या ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, ये पांचों देश के साथ इंडिया जो है सो 2+2 डायलॉग कंडक्ट करती है। 2+2 डायलॉग मतलब 2 मिनिस्टर इंडिया के और 2 मिनिस्टर उस देश के, तो वो होते फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी एस जयशंकर हैं, और एक डिफेंस मिनिस्टर, तो ये 2 अभी राजनाथ सिंह जी हैं। तो ये दोनों इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और उसी उन्हीं का फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर उस देश के होते हैं। तो ये पांचों देश के साथ इंडिया 2+2 डायलॉग करती है। एक रसिया भी इस लिस्ट में है, तो ध्यान रखिएगा। ब्राजील के साथ तो अभी फर्स्ट स्टार्ट होने वाला है, तो ब्राजील अभी नया इस लिस्ट में जुड़ा है। इन 5 देश के साथ पहले से इंडिया 2+2 डायलॉग कंडक्ट करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फ्लोइंग अफ्रीकन कंट्रीज रिवोक मिलिट्री अकॉर्ड विथ यूएसए रिसेंटली? नाइजर, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो अभी यूएसए के साथ मिलिट्री अकॉर्ड खत्म कौन सा देश किया है, ये बताना है। यहाँ पे ऑप्शन ए नाइजर। नाइजर एक अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां पे अभी मिलिट्री रूल चल रही है। उसने अभी यूएसए से मिलिट्री अकॉर्ड रिवोक कर लिया है। तो ये आप नाइजर को देख सकते हैं ग्रीन कलर में, उसका नेबरिंग कंट्री है चैड, लीबिया, अल्जीरिया, माली, ये है बुर्किना फासो, बेनिन, और इधर नीचे है नाइजीरिया। तो नाइजर से का नेबरिंग कंट्रीज है। अभी हुआ क्या कि एक यूएस ऑफिशियल अभी नाइजर के दौरा पे थे, तो वो वहाँ के जो मिलिट्री रूल्स है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है यूएसए। वो डेमोक्रेटिक सेलेक्ट इलेक्टेड जो पीपल हैं मिलिट्री को बोलती है कि आप डेमोक्रेटिकली जो जनता के चुने जो सरकार है उसको आप पावर सौंपिए, तब हम आप एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए वो यूएस ऑफिशियल जब वहाँ दौरा पर गए तो वहाँ का जो मिलिट्री रूल है उनसे नहीं मिले, और जो वहाँ पे यूएस का मिलिट्री है उन्हीं के कमांडर से वो मिले और उसके बाद वापस आ गए। तो इसी का हवाला देते हुए जो वहाँ के अभी मिलिट्री रूलर्स हैं उन्होंने बोला कि ये प्रोटोकॉल का वायलेशन है, और यूएस ऑफिशियल का अभी नाइजर में आना क्या एजेंडा था। तो इस सबको ध्यान रखते हुए अभी यूएसए से जो मिलिट्री अकॉर्ड था नाइजर का उसको ख़त्म कर दिया। यूएसए का टोटल 1100 अभी यूएस ट्रूप हैं नाइजर में, और वहाँ 2 इम्पॉर्टेंट बेस भी हैं। तो ये सबको ख़त्म करने के लिए भी नाइजर बोला है। तो ध्यान रखिएगा नाइजर है जो रिवोक कर लिया मिलिट्री अकॉर्ड विथ यूएसए। आज का जो 6th क्वेश्चन है एक डिजीज से रिलेटेड है, लाइम डिजीज। अभी इसका केस जो है से केरला में आइडेंटिफाई हुआ है, तो बताना है कि इससे रिलेटेड कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज ए वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन डिजीज,
और दूसरा इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, ओनली वन, क्योंकि अभी भी कोई भी पैमाना पैमाना नहीं है कि ये ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसफर होती है। तो इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि ये ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसफर होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है। इसका अभी फर्स्ट केस आइडेंटिफाई हुआ है केरला में। बेसिकली ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और सम पार्ट ऑफ एशिया में ये डिजीज होता है। इंडिया में उतना ये डिजीज नहीं होती है। ये बेसिकली ब्लैक लेग्ड टिक इंसेक्ट है, इसके काटने से ही ये डिजीज होती है। कोई भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होती है, कोई भी जानवर से ह्यूमन में ट्रांसफर नहीं होती है, हवा से भी नहीं फैल सकती है, फूड वाटर किसी भी तरह से नहीं फैलती है। जब वो इंसेक्ट काटती है, उसका नाम है बैक्टीरियम बोरेलिया बुर्गडोरफेरी, वेक्टर वन इन्फेक्शियस डिजीज, एक इंसेक्ट के काटने से इन्फेक्ट होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ट्रीटमेंट जो है सो एंटीबायोटिक देने के बाद ये ठीक भी हो जाता है। तो उतना डेंजरस नहीं है। अगर थोड़ा और अगर लेटर स्टेज पे चले जाते हैं तो पहले तो ओरल पिल्स दिए जाते हैं, लेकिन अगर उसके बाद इंजेक्शन एंटीबायोटिक का देने के बाद ये रिकवर हो जाता है इस डिजीज से। अगर इसका हम सिम्टम देखें तो वही नॉर्मल फीवर, हेडेक, फैटीग, ये सारे जो नॉर्मल सिम्टम होते हैं वही इसका भी सिम्टम है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये वेक्टर वन डिजीज अभी एक आइडेंटिफाई हुआ था केरला में, तो इसलिए न्यूज में था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल।